तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स, बिल्कुल। और पहले एक ब्रीफ सी समरी, ताकि जो लोग कल जिनका कुछ मिस हुआ था वो भी, और जो आज आए हैं उनका थोड़ा सा चीज़ें रिफ़्रेश हो जाए। हमने न्यूरल नेटवर्क में हाइपर पैरामीटर्स पे कल डिस्कशन स्टार्ट की थी, और हमने देखा था कि हाइपर पैरामीटर्स वो आइटम्स होती हैं किसी न्यूरल नेटवर्क में जो वो डेटा से नहीं सीख सकता। ठीक है, और हमने उसकी एग्जांपल भी दी थी बिल्कुल काफ़ी हमने सारी। एग्जांपल भी दी थी। तो और उसमें बच्चों के हमारे लिए पास आइए जी जी वी जी आर लाइव, वी आर we are लाइव। live। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज चलिए आप लोग करें ना जरा सांस। ओके ओके। ओके, सो हमारे पास इरफान भी हैं, और आज इसका मतलब है कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आने वाली हैं। That's not ज़बरदस्त। ओके जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाइपर पैरामीटर्स, और हाइपर पैरामीटर्स में हमने डिस्कस किया था कि ये वो नंबर्स या वो पैरामीटर्स कहना मुनासिब होगा, बिल्कुल वैल्यूज, जिनको न्यूरल नेटवर्क डेटा से नहीं सीख सकता, और ये आप लोग प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं। बिल्कुल फिर आपको आइडिया होता है कि किस डोमेन में कौन से हाइपर पैरामीटर मुनासिब हैं, किस में कौन से मुनासिब हैं, और इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी थी। बिल्कुल। सबसे हमने पहली एग्जांपल जो दी थी वो लर्निंग रेट थी, जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि लर्निंग रेट जो है वो इट्स लाइक कि आपने एक पहाड़ से एक डीपेस्ट पॉइंट पे जाना है और आपने पट्टी बांधी हुई है, और हमने ये भी कहा था कि डोंट ट्राई इट एट होम एनीवेयर। until unless you are a superman then you can try, we are fine with that। तो जितने हमने देखा था कि ये लर्निंग रेट जो है ये सॉर्ट ऑफ एक स्टेप साइज होता है, और न्यूरल नेटवर्क वो ब्लाइंड पर्सन है जो ये स्टेप साइज यूज़ करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचता है जिधर लॉस सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये एक हाइपर पैरामीटर था। उसके अलावा हमने एक्टिवेशन फंक्शंस की बात की थी, और हमने बताया था कि न्यूरॉन और एक्टिवेशन फंक्शन को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कह सकते हैं, न्यूरॉन भी कह सकते न्यूरॉन्स भी कह हैं। इनमें एक बारीक सा फ़र्क होता है जो हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी के लिए न्यूरॉन और एक्टिवेशन फंक्शन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और हमने बताया था कि न्यूरल नेटवर्क की जो दोनों लेयर्स हैं, मैंने एक लेयर इनपुट लेयर का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें न्यूरॉन की वो फीड करती है, उसमें न्यूरॉन्स की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। तो हमें हिडन लेयर्स के लिए एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए होते हैं, और हमें आउटपुट लेयर के लिए एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए होते हैं। तो हमने डिसाइड करना होता है कि कौन से एक्टिवेशन फंक्शन हम हिडन में यूज़ करें और कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हम आउटपुट लेयर में यूज़ करें। और इसके हमने कोई एग्जांपल्स भी बताई थी। हमने एग्जांपल्स भी बताई थी, और हमने एट द एंड जो आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हिडन लेयर्स होंगी वहाँ पे आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो हम रीलू यूज़ किया करेंगे, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। और जहाँ पे नॉर्मली इसी को यूज़ किया जाता है। और जो हमारी आउटपुट लेयर होगी, जो लास्ट लेयर होती है, जहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्रोडिक्शन हो रही होती है, जो डिसीजन आपके पास आ रहा होता है, वहाँ पे हम सॉफ्ट मैक यूज़ करते हैं। कब? जब हमने बताया था कि आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस आ जाए तब आपने सॉफ्ट मैक्स यूज़ करना है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ 2 क्लासेस मौजूद हैं, तो हमने आपको कहा था कि आपने चुप करके वहाँ पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर आप क्या कर रहे थे कि एक एक्टिवेशन फंक्शन जिसको आप क्या कहते हैं, सिंपल उसको 0-1, Zero यस one, नो, yes, स्मोकर no। नॉन स्मोकर, पॉजिटिव नेगेटिव, वही फंक्शन आपने चुप करके वहाँ पे लगा देना, और वो आपको येस नो 2 क्लासेस के अंदर बाइनरी क्लासिफिकेशन करके वो न्यूरॉन्स दे देंगे। और उसका नाम बड़ा प्यारा सा है, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड क्या करता है, दुनिया का कोई भी नंबर दे तो वो आपको बता देगा 0 है या 1। या 1, बिल्कुल। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने जो हाइपर पैरामीटर डिस्कस किए थे उनमें एक हाइपर पैरामीटर था बैच साइज। बैच साइज हमने एग्जांपल दी थी कि एक किताब के अगर 20 चैप्टर हैं, आप सारी की सारी किताब नहीं पढ़ने देते, आप एक एक चैप्टर करके बच्चों को पढ़ने को देते हैं, तो वो चैप्टर जो है वो बैच कंसिडर होता है। और वो पूरी किताब को फिर हमने कहा था इपॉक है, कि एक दफ़ा पढ़ी तो एक इपॉक है, 2 दफ़ा पढ़ी तो 2 इपॉक है।
10 दफ़ा पढ़ी तो 10 जितनी इपॉक है, दफ़ा रिवीजन कर ली उतनी इपॉक्स हो। उतनी इपॉक्स होगी। तो ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। और आज हम ज़्यादा जो है डायरेक्ट कोड के ऊपर जाएंगे। कल हमने जो एक कोड रन किया था हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम वो कोड जो है उस पे ज़रा टाइम देंगे। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ, बंदे कहाँ गए हमारे? आज तो ज़्यादा है। अच्छा चलो यार, आप लोगों ने सही फ़ायदा उठाया मेरे ना होने का। अच्छा तो हम आप कोड में मूव करें। एजेंडा क्या है आज का? सॉरी एवरीबडी, मैं अभी आपको पता ही मैं अभी भी पहुंचा हूँ, थोड़ी देर पहले पहुंचा, एक और मीटिंग में था, वहाँ से निकल के सीधा मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो मुझे आज का एजेंडा भी नहीं पता था। आज हम लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, लेक्चर ही रुकने वाला, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम प्रैक्टिकल साइड टच कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क की, बच्चों को प्रॉपरली बनाना सिखा रहे हैं कि एक कैसे न्यूरल नेटवर्क किस तरह बना सकते हैं, उस पर ट्रेनिंग करेंगे। और उसको लेकिन अब जो है 2-4 चीज़ें जो मैं आप लोगों को सरप्राइजिंगली बता दूं। एक तो लेट मी सी द डेट्स। तो मैं सर जी मेरा नहीं है आपका, सॉरी आज के लिए माजरत, आज ऐसे मैं बोल के मार सकता हूँ, दिमाग घुमा। सो आपके लिए भी 25 एंड 26 ऑफ सितंबर जो है ना वो हमारा हैकाथॉन डेट्स है। अच्छा, सरप्राइज है, सारी कैलकुलेशन करके आया हूँ। 25 एंड 26 ऑफ सितंबर जो है हमारी हैकाथॉन डेट्स हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आपको ग्रेजुअली बता दूंगा, बट 25 एंड 26 इसका मतलब ये है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, टू प्रिपेयर। और उसका मेजर पार्ट जो होगा जो कोडिंग वाली साइड है, क्योंकि कोडिंग और जनरल नॉलेज दोनों टेस्ट होंगे, तो उसमें जो आज ये पढ़ाने जा रहे हैं ये मेजर पार्ट होगा उसके अंदर, न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना चीज़, एक मुसीबत है, सारे स्टूडेंट्स के साथ ही मसला होता है, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता, मोस्टली ये पता नहीं होता कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होनी है और वो कितनी एक्सपेंसिव, कितनी फ़ायदेमंद होनी है या कितनी ज़्यादा होनी है, उस पर कितने पैसे मिलने हैं। सिंपल सी बात है। ये वाली दुनिया अगर आप देख लेना अपनी ग्रेजुएशन शुरू करने से पहले, अगर स्टूडेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि एमएस से पहले ग्रेजुएशन और एमएस के बीच में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लाओ। जब आप ये वाली दुनिया देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आती है, एनर्जी आती है, आपको एग्जैक्टली पता होता है। ऐसे जैसे मैं आपको एक सादा सी बात बताऊँ ना, कोई आपसे कहे ना कि ये लो गोल्ड है, ये लो ये जो बॉटल है ये सोने की है, तो अब आपको एग्जैक्टली उसकी वैल्यू पता है, कितने की है, क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली पता है। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन के दौरान बहुत सी चीज़ों को हम अंडर वैल्यू कर जाते हैं, जिसमें से न्यूरल नेटवर्क एक वो चीज़ है। और ये इसलिए सारी बात कर रहा हूँ आपके लेक्चर के पहले 2 मिनट में। मेरा जो पूरा ट्रिप था, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जो भी चैलेंजेस हमें आए हैं, जो भी प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड आए हैं, वो 2 कैटेगरीज में प्राइमरली फॉल कर रहे थे। आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट्स ऑनेस्टली। 2 कैटेगरीज में जो थे, बजट फाइनेंस तो नहीं डिस्कस कर सकते, जो बड़े वाले थे ना, जो बहुत बड़े थे, वो न्यूरल नेटवर्क के अराउंड घूम रहे हैं, डीप लर्निंग के अराउंड घूम रहे हैं। और जो डिसेंट साइज है, मेरा डिसेंट साइज आप लोगों का बड़ा साइज होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो बॉट्स और एनएलपी और एलएलएम के अगेंस्ट घूम रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, there is a career that you can go and do it in LLM by reusing the models, by just doing minor thing, and then neural network the next level। अब 2 कैटेगरीज में दुनिया क्लियरली डिफरेंट। मुझे नहीं मिला कि जितने भी आइडियाज़ मुझे आके जब प्रेजेंटेशन चल रही होती थी ना, मैं देख रहा होता था ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। NLP से, न्यूरल नेटवर्क से कुछ बाहर नहीं गया। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। लास्ट चीज़ जो आप लोगों को मैं क्लियरली एक चीज़ बता दूँ, ये मैं अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप तो मुझे सेकंड करेंगे पता नहीं आपने कब पढ़ा होगा, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा था तो मुझे 2 बातें समझ में आई थी। NLP सर एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी हद तक खुद से कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क में आपको हेल्प चाहिए ही चाहिए, याद रखिएगा। ये बातें आज के सेशन से पहले इसलिए कर रहा हूँ कि इनको ध्यान से लें। और न्यूरल नेटवर्क के बारे में मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, ये रट्टा लगाने से नहीं आएंगे और ये एक बंदे को सुनने से भी नहीं आएंगे। दिस इज़ टेक्निकली आई एम टॉकिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ अस के भाई हम अकले कुल नहीं हैं, दूसरों से भी सुनो। हमारे उस्ताद जी से तो ज़रूर सुनो ना, एंड्रयू एन जी से तो ज़रूर समझो ना न्यूरल नेटवर्क के बारे में। हम सिर्फ आपको एक एम्पावर कर रहे हैं।
दो लफ्ज़ आपको एक्स्ट्रा समझ में आएंगे। फिर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अपना टेस्ट लें, एक दूसरे के साथ टेस्ट क्विज का सेशन रखें। अब आपको क्या करना चाहिए इस स्टेज पे, हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर आई विश के इस तरह का आप लोगों के बीच में कंस्ट्रक्टिव क्विज का कंपटीशन होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट के, हु इज़ गोना विन इट। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं ये क्रिएट करूँगा बीच में बहुत सारे ना खराफात शुरू हो जाते हैं जो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बट इस तरह का सीन, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, स्टोरी बिल्ड हो गई है। हारिस साहब आप सीधा कोड में जाओगे? जी, कोड पे हारिस विल डाइव राइट इनटू द कोड। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सही अल्फाज नहीं मिल रहे कि इस वक्त दुनिया की सिचुएशन ऐसी है। मैं एक दो कंपनी से मिला जिसके साथ हम टीम अप कर रहे हैं। जब मैं उसके पास गया वो मुझे कहता है कि यार एक्चुअली मैं एआई की टीम नहीं डेवलप करना चाहता। मैंने कहा वाई? तो मैं एआई की टीम क्यों नहीं डेवलप करना चाहते? कहता है जितना टाइम एआई की टीम डेवलप करने में लगेगा उस दौरान जिस साइज़ के प्रोजेक्ट निकल जाएंगे उससे जितना नुकसान होगा आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो कह रहा था मुझे एक टीम चाहिए जो ऑलरेडी रेडी हो। मतलब लोग इतना भी एफर्ट नहीं कर रहे इस वक्त, इतनी तेज़ी से मार्केट मूव करे अराउंड एआई। यार वो आज वो अल्फाज सही है, मत दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करने का टाइम आप सब लोगों के लिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं थका हुआ भी हूँ लेकिन एट द सेम टाइम आई एम सो एक्साइटेड। और जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रिप से वापस आता हूँ कुछ ना कुछ जैवन में आके मैं उलट पुलट कर देता हूँ वो तो सुबह करूँगा मैं, बट कुछ ना कुछ मैं ऐसा ज़रूर करता हूँ क्योंकि इंसान सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है और आगे है। मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं किया था। गुड बॉय, लेट्स गेट इनटू द कोडिंग नाउ। ओके जी, तो आज हमारा मेनली फोकस हम टारगेट ही नोटबुक को कर रहे हैं। नोटबुक में हम जो एम करेंगे वो ये करेंगे कि आपको बिल्कुल इन डिटेल जाके, इन डेप्थ जाके जितनी न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए फंक्शंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाए थे, कि उसको कनेक्ट भी करेंगे कि जब प्रोग्रामिंग आप कर रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ करने हैं। कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर में स्किप की थी, हमारे पास टाइम भी कम था लेकिन ऑलरेडी हम आपको काफ़ी चीज़ें करवा चुके थे, तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल बनाया है आज, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास बेसिक जो पैकेजेस हैं टेंसरफ्लो के, हम उनको लोड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने सेल एग्जीक्यूट किया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये जो मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल हम एमनिस का डाटा सेट हमने लेना है, एक मॉड्यूल वो है कि जिस पे हमने सिक्वेंशियल एक मॉडल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना है। दूसरा ये है कि हमारा जो वो मॉडल जिसकी हेल्प से हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है जिसमें हम हिडन लेयर्स ऐड करेंगे, जिसको डेंस का नाम दिया जाता है, डेंस लेयर्स। ठीक है, तो डेंस वाला मॉड्यूल हमने ले लिया। एंड टू कैटेगोरिकल नाम से शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो, मैं अभी आपको हिंट दे देता हूँ कि आपने क्लासिफिकेशन करनी है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपके पास जो टारगेट वेरिएबल्स होते हैं उनको आपने एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो आपको येस नो की फॉर्म में नज़र आए। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं। हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? 10 क्लासेस हैं। अच्छा, मैं ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये आया है कि जो एमनेस का डाटा है ये डमी डाटा है कि आगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? आपको ये क्वेश्चन है। तो ये जो एमनेस का डाटा है ना, डाटा सेट है, ये बेसिकली ये स्टार्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा डाटा सेट है जिसके ऊपर आप न्यूरल नेटवर्क्स को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये उसके लिए है। इसके अलावा भी इससे मिलते जुलते बहुत सारे डाटा सेट्स हैं। फैशन एमनेस डाटा सेट है, मैं नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को जिनको थोड़ा सा फेमिलियर हैं, जिनको ये समझ आ जाती है, वो उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डाटा सेट मौजूद हैं। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए डाटा सेट है जिससे आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, अब और ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि ये वाला जो डाटा सेट है, इसमें जब म्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जब बैंक चेक्स होते हैं उनके ऊपर डिजिट्स की रिकग्निशन के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना बेसिक स्टार्ट करते हैं डाटा सेट से। डाटा सेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एमनिस्ट, और वो डाटा सेट में क्या है? उस डाटा सेट में हैंड रिटन डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ये टोटल आपके पास 10 डिजिट्स बनते हैं। तो आपके पास अब 10 क्लासेस हैं जिसमें से आपने कोई एक डिजिट
आइडेंटिफाई करना होगा ये जो मैं इमेज दे रहा हूँ ये 7 है, 4 है, 1 है, 0 है, 9 है, 8 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ऊपर क्योंकि एमएस वाला मॉड्यूल ऑलरेडी लोड इंपोर्ट कर लिया था, मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ टेंसरफ्लो का, जस्ट डॉट लोड डाटा, और वो लोड डाटा क्या करेगा, इस डाटा को लेगा, लोड करेगा और किस फॉर्म में देगा मुझे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। मतलब हम शुरू ही उस फॉर्मेट से कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो हमारे पास डिवाइड हो चुका है, और डिवाइड किस तरीके से हो चुका है, जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है। ये इमेजेस मैंने दोबारा इसलिए डाली हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि हमारा ओरिजिनल डाटा सेट है, उस डाटा सेट में से हम रैंडमली रोज को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी टेस्ट डाटा सेट में चली जाती हैं, और हमारा ट्रेनिंग डाटा जो है वो सेपरेट रहता है। और या इमेज से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी कि आपकी जो ट्रेनिंग डाटा है वो ज़्यादा होता है और टेस्ट डाटा वो उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमने अब डाटा सेट लोड कर लिया तो हमारा अब सबसे पहला काम है कि हम डाटा सेट को डिस्प्ले करके चेक करें कि हमारे जो डाटा सेट की जो इमेजेस हैं उसके अंदर वो क्लियरली आपको शो हो रही हैं कि नहीं। तो ये मैंने एक सिंपल मैटप्लॉट का फंक्शन बनाया है, और मैंने ना इस कोड के अंदर अब हर लाइन के साथ कमेंट ऐड किया है ताकि आप लोगों को जो कोड है वो अच्छे से समझ में आता जाए। अब ये आपके सामने रैंडमली जो इमेजेस हैं डाटा सेट के अंदर से वो डिस्प्ले हो रही हैं कि हमारे पास जो हैंड रिटन डिजिट्स हैं वो किस किस्म के हैं। और आप ये देख रहे हैं कि जो डिजिट्स हैं वो बिल्कुल एक जिस तरह नॉर्मल एक हैंड राइटिंग होती है वो उस तरीके से है कि यहाँ पे जो मैं कर्सर में पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे जो हमारा 9 है वो डिफरेंट है, और लास्ट वाली इमेज है उसमें 9 डिफरेंट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई कि जो इमेज होती है ना वो इमेज का एक साइज होता है। ये हमारे पास जो इमेज है ये 28 बाय 28 की है। अब आपके जहन में सवाल आएगा 28 बाय 28 व्हाट, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, यूनिट साथ लगाया जाता है। तो एक इमेज आपके पास पिक्सल से मिलकर बन रही होती है, उसमें मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं। तो अगर हम हाइट और विड्थ के पिक्सल्स की अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाते हैं कि एक जो पिक्चर है वो उनसे मिलकर बनी है। तो इसकी हाइट में भी वर्टिकल एक्सिस पे भी 28 पिक्सल्स है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी 28 पिक्सल्स। तो ये 28 बाय 28 की हमारे पास इमेज है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पूरी इमेज पकड़े और वो न्यूरॉन को दे दें, वो न्यूरॉन को इस तरीके से पास नहीं की जा सकती। तो उसके लिए आपको एक तरीकाकार करना पड़ता है। आप क्या करते हैं कि उस पूरी इमेज के जितने पिक्सल्स होते हैं उनको एक रो में रखवा देते हैं, एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल रो में रखवा देते हैं। मैं आपको उसकी इमेज दिखाता हूँ किस तरीके की। सपोज ये मेरे पास एक इमेज थी 1 की, 1 डिजिट की। इसको आप इमेजिन कर लें कि ये 1 जो है आपके पास, ये जो हर बॉक्स है आपके पास इमेज के अंदर, ये एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच बॉक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्या करते हैं कि इस इमेज को, ये आपके पास 2D मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं। उसको अब आप शिफ्ट कर रहे हैं किस शक्ल में, एक 1 डायमेंशनल अरे के अंदर, एक 1 डायमेंशनल रो के अंदर। अब आपको ये एक वर्टिकल लाइन में शो हो रहा है तो आप इसको अरे कह लें, आप इसको कॉलम कह लें, आप इसको रो कह लें, लेकिन ये किस फॉर्मेट में आ गया, 1 डायमेंशन में आ गया, ठीक है। इसका डायमेंशन 1 हो गया है। इसको कहते हैं इमेज को फ्लैटन करना, फ्लैट करना, ठीक है। इसलिए मैंने हेडिंग डाली है फ्लैटनिंग द इमेजेस। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आपके पास, ये मैं सेल एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास एक आउटपुट आएगी। हमारे पास इस टाइम जो डाटा सेट है ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं। उन 60,000 इमेजेस के आगे हर इमेज का जो साइज़ है वो आ रहा है 28 बाय 28, और जो आउटपुट आपका वाई ट्रेन है, टारगेट वेरिएबल है, उसमें सिर्फ 60,000 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, 1 डायमेंशन आ रही है। इट मीन्स कि हर टारगेट वेरिएबल की रो के अंदर सिर्फ ये पड़ा होगा, ये 9 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये वैल्यूज़ पड़ी होंगी सिर्फ। बात क्लियर हो गई? ओके। अब हमने जब इसको फ्लैटन करना है तो फ्लैटन करने के लिए
आपने सिंपल इसको यहाँ पर, ये मैंने क्या किया है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रीशेप फंक्शन है, रीशेप का, कि इसको रीशेप कर दो, 60,000 इमेजेस होंगी, लेकिन अब उसका जो डायमेंशन आपकी प्रीवियस है वो 28x28 है, लेकिन 28 इंटू 28 जब आप करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा 784। ये बात आप लोगों को आपके फेस एक्सप्रेशन जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं उनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको क्लियर नहीं हुई। मैं आपको इमेजेस से समझाता हूँ। ये देखिए कि ये जो इमेज है मेरे पास, इसके अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 4 इसके हॉरिजॉन्टली हैं, 4 वर्टिकल हैं। तो जब 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 16 बनेंगे। इट मीन्स कि आपके पास ये जो टोटल ब्लॉक्स हैं एक अरे के अंदर, वो कितने आने चाहिए, 16 आने चाहिए। इसी तरीके से कि अगर एक इमेज जो 28x28 की है तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी एक वेक्टर बनेगा फ्लैट होके, वो बनेगा 784 ब्लॉक्स का, 784 पिक्सल्स का। ठीक है, अब क्लियर हो गई चीज़? ठीक है, अब हमने फ्लैट कर दिया सिर्फ रीशेप का फंक्शन यूज़ करके, और हमारे पास यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब हमने क्या करना था, रीशेप हो गई उसकी। रीशेप का हमें फ़ायदा क्या होगा, जब हम इनपुट देने लगेंगे तो ये वाला पूरा जो हमारा एक वेक्टर है 1 डायमेंशन का, ये आपकी पहली लेयर जो न्यूरल नेटवर्क की है उसको दे दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपकी जो वेक्टर है उसमें 784 पिक्सल्स हैं, 784 वैल्यूज़ हैं जो आपने देनी है, तो जो आगे रिसीविंग एंड पे न्यूरल नेटवर्क की जो पहली इनपुट लेयर होगी उस पर कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, 784, ताकि वो 784 पिक्सल्स को इनपुट के तौर पर ले सके। ठीक है, और इसी तरीके से फिर आगे हिडन लेयर्स चलेंगी, उन पे हम आगे चलेंगे। तो आपको सिर्फ पहला पार्ट समझाने के लिए कि हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया कि न्यूरल नेटवर्क हम नॉर्मल इमेज नहीं दे सकते, इसलिए हमें एक इमेज को जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है उसको 1 डायमेंशन वेक्टर के अंदर तमाम पिक्सल्स को रखना होता है, उसको कहते हैं इमेज फ्लैटनिंग, इमेज को फ्लैट करना। हमने वो फ्लैट कर ली है। अब इसके बाद एक और चैलेंज आता है। देखिए, अब आपके पास डाटा सेट है जिसके अंदर डिजिट्स हैं, और उन डिजिट्स में अगर आप गौर से देखें तो डिफरेंट उनकी शेप है। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ से 2 कर्व होना चाहिए था, कहाँ से 2 कर्व नहीं होना चाहिए था। कोई किसी भी तरीके से 2 लिख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जो उनकी बाउंड्रीज हैं उनके बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बाउंड्रीज जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अब क्लैरिटी के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं ना एक इमेज के अंदर, वो 0 से लेकर 255 तक जा रही होती हैं। 0 मीन्स वाइट, ठीक है, 255 मीन्स ब्लैक। ठीक है, अब होता यह है, सॉरी मैं रिवर्स बोल गया हूँ कि 0 मीन्स आपका ब्लैक और 255 मीन्स वाइट। अब आप क्या करते हैं कि इनकी स्केलिंग करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि कुछ पिक्सल्स आपके होंगे बिल्कुल ब्लैक, कुछ पिक्सल्स होंगे बिल्कुल वाइट, लेकिन कुछ पिक्सल्स ऐसे होंगे जो ना प्रॉपर ब्लैक होंगे ना प्रॉपर वाइट होंगे, वो ग्रेइश कलर के होंगे। तो अब आप जब उसकी स्केलिंग कर देंगे मिन मैक्स में कि या तो तुम ब्लैक हो जाओ या तो तुम वाइट हो जाओ, तो आपकी जो एजेस हैं डिजिट्स के वो बहुत और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। मैं इसकी एक इमेज मैंने ऐड की थी, वो मैं आपको दिखा दूं कि ये जब आपके पास इमेज शो हो रही है, इसके अंदर आपको बाकी सारे पिक्सल्स 0 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके बाकी वैल्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ 255 के जितने करीब हैं वो वाले पिक्सल्स उतने ज़्यादा डार्क हैं। ठीक है, और बाउंड्रीज़ के ऊपर जो पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, मिनिमम जो नियर टू 0 है, कुछ जो है वो मिड रेंज में मौजूद हैं, कुछ हाफ वैल्यूज़ हैं, किसी की कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एजेस हैं डिजिट्स के वो प्रोमिनेंट हो जाएं, तो हम इसकी स्केलिंग कर देते हैं। और स्केलिंग करने से पहले हम ये करते हैं कि इसको फ्लोट 32 के फॉर्मेट में चेंज करते हैं ताकि स्केलिंग हमारी जो है वो इम्प्रूव हो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर। फ्लोट मीन, हमने आपको डाटा टाइप्स पढ़ाई थी, फ्लोट 32 मीन्स डेसिमल्स में कन्वर्ट करना।
तो ये ऊपर हम इसकी टाइप चेंज कर रहे हैं और जस्ट अब इसको मिन मैक्स में स्केलिंग करने के लिए हमने क्या किया है कि एक्स ट्रेन की डाटा सेट को जस्ट 255 मैक्सिमम वैल्यू के साथ हम उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसी वेरिएबल में रखवा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे ये सिंपल स्टेप से हमारी जो मिन मैक्स स्केलिंग है वो हो जाती है, ठीक है। और ये स्केलिंग किस लिए ज़रूरी है मैंने आपको बता दी कि हमारी जो डिजिट्स की आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगी आगे जाके। ओके, अब चूँकि हमें कुछ चीज़ें पहले से पता चल गई थी कि डाटा सेट के अंदर हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हैं, 10, और जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसके आगे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये 6 है या ये 1 है या ये 2 है या ये 3 है। अब हमने इसको एक इस तरह के फॉर्मेट में लेके जाना है ताकि जो हमारा मॉडल है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके 0-1 की फॉर्मेट में। लेकिन चैलेंज ये है कि हमारे पास अब 2 क्लासेस नहीं है, हमारे पास 10 क्लासेस है। 2 क्लासेस में तो हम सिंपल कर सकते थे, पहली क्लास 0 दूसरी क्लास 1, लेकिन अब 10 क्लासेस हैं और उसको हमने सिर्फ 0 और 1 की फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। तो अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं पहले आपको उसकी एक जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इमेज आती है और वो 0 डिजिट की इमेज है, तो उस 0 डिजिट की इमेज को हम इस तरह करेंगे कि उसका एक 1 डायमेंशनल वेक्टर बनेगा। ये जो पहली रो है आपके पास ये एक वेक्टर बन जाएगा और उसके अंदर जो पोजीशंस हैं, पहली पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है 0 को, दूसरी 1 को, तीसरी 2 को, इस तरह से अप टू 7 लास्ट पोजीशन रिप्रेजेंट करेगी 9 को। अब अगर इमेज 0 की है तो जो पहली पोजीशन आपकी वो क्या हो जाएगी 1, उसके अलावा बाकी तमाम 0। तो अब आपकी जो टारगेट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल के अंदर हर इमेज के लिए एक वेक्टर पड़ा होगा और उसके अंदर 10 वैल्यूज़ होंगी, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू 1 होगी और वो वैल्यू उसकी पोजीशन बता रही होगी ये कौन सा डिजिट है। अगर हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा है इट मीन्स कि ये डिजिट 2 है, थर्ड पे आ रहा है इट मीन्स के सेकंड पोजीशन पे आ रहा है इट मीन्स 1 है, और थर्ड पोजीशन पे आया तो इट मीन्स कि ये 2 है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमने इसको इस फॉर्मेट में लेके जाना। इस फॉर्मेट में लेके जाने के लिए हमने ऊपर एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था टू कैटेगोरिकल, ठीक है। उसी में हमारे पास फंक्शन है, वो सिंपली क्या करता है कि आप उसको बताते हैं ये मेरा टारगेट वेरिएबल है और मेरे पास कितनी क्लासेस हैं, क्लासेस आपने डिफाइन कर दी, मेरे पास 10 क्लासेस हैं। अब वो उसको ऑटोमेटिकली जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। इसको इस स्पेसिफिक काम को कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग के ऐसा वेक्टर बना देना जिसके अंदर सिर्फ वो डिजायर्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1 से, बाकी तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 0 के साथ। अब मैं आपको पिछले सेल के ऊपर लेके जाता हूँ और एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे पास जो डाटा सेट की शेप थी पहले 60,000 थी और इमेज की शेप थी 28x28 और जो हमारा वाई ट्रेन था वो सिर्फ 60,000 था, ठीक है। और उसके आगे कॉमा डला हुआ है विच मीन्स के आगे 1 है वो, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये चीज़ें करने के बाद क्या क्या हमने उसकी स्केलिंग की है। स्केलिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं उसकी वन हॉट इनकोडिंग की है। कैटेगोरिकल जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसकी कैटेगरीज हमने डिफाइन कर दी हैं। तो अब 60,000 हो गया हमारा एक्सट्रेन इनपुट के लिए और उसकी जो हर रो है, ठीक है, वो हर इमेज को हमने कन्वर्ट कर दिया एक 1 डायमेंशनल वेक्टर जो कि जिसका साइज़ है 784 और जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो भी 60,000 हमारे पास रोज़ होंगी, लेकिन अब उसके अंदर 10 पड़ा है। इट मीन्स कि आपके पास उसमें जो वेक्टर पड़ा होगा उसका साइज़ क्या होगा 10 डायमेंशंस का वो वेक्टर होगा जिसके अंदर 10 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब आपका डाटा जो है वो रिक्वायर्ड शेप में हो चुका है और अब बारी आती है हाइपर पैरामीटर्स की। कौन से पैरामीटर्स जिनको आप ट्रेनिंग से पहले सेट करते हैं और इनको आप डाटा को देखते हुए मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते, ट्रेनिंग से आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते, ये आप बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो है वो इनको सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इनपुट साइज़ जो हमने न्यूरल नेटवर्क को देना है, इनपुट साइज़ हमने ऊपर खुद इस चीज़ को देखा कि हमारी जो इमेज है
वो एक वेक्टर की फॉर्म में जाती है और उस वेक्टर का साइज़ बनता है 784। तो हमारा इनपुट साइज़ हो जाएगा 784। देन हमने बैच साइज़ की बात की थी। बैच साइज़ क्या था कि हम पूरा ही डाटा, हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं, एक ही दफ़ा उठा के सारी 60,000 न्यूरल नेटवर्क को नहीं दे देनी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको 200 के बैचेस में डिवाइड करें कि हर दफ़ा न्यूरल नेटवर्क को 200 इमेजेस दी जाएंगी, बैच बाय बैच करके 200 का बैच किया, फिर 200 का बैच किया, और जब इस तरह करते हुए 60,000 इमेजेस पूरी हो जाएंगी तो एक ईपॉक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हमने हिडन लेयर 1 डिफ़ाइन करनी थी कि हमारी हिडन लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, तो हमने रखा है 400, और हिडन लेयर 2 में हमने 20 रखे हैं। अब आपके जहन में सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने न्यूरॉन्स रखने हैं। तो इसकी एक आइडिया होता है। आइडिया इस तरीके से होता है कि बेसिकली आपके पास, आप इनपुट लेयर को देखते हैं कि मेरी इनपुट लेयर कितनी बड़ी है। अब हमारे पास इनपुट लेयर में चूँकि 784 न्यूरॉन्स हैं, अब हमने क्या करना है, आगे ग्रेजुअली उसको कम करते जाना है ताकि हमारे पास लास्ट आउटपुट लेयर्स में कितनी क्लासेस हैं जिनका हम रिजल्ट ले रहे हैं, 10। तो हमारे पास सिर्फ 10 न्यूरॉन्स की ऑप्शन है लास्ट आउटपुट लेयर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 784 से स्टार्ट हो रहे हैं और कम करते करते हम 10 तक जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि एक रफ एस्टिमेट ले लिया कि 400 पे ड्रॉप करेंगे पहली हिडन लेयर के ऊपर, देन हम 20 पे जाएंगे, और लास्ट लेयर हमारी क्या है, जो 10 है, 10 क्लासेस हैं, तो उसके ऊपर हम चले जाएंगे। और मैं यहाँ पे ईपॉक्स जो है ना वो कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए 5, कि हम 5 ईपॉक्स के लिए मॉडल को, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जितना काम किया इसमें हमारा जो न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है वो अभी तक हमने कुछ भी नहीं बनाया। सिर्फ हमने डाटा को देखा, डाटा क्या था, डाटा की प्री प्रोसेसिंग की, हमने हाइपर पैरामीटर्स सेट किए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है जी, सबसे पहली लाइन मैंने हाईलाइट कर दी है, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल। इस पे मैं ज़रा, आप थोड़ा सा सांस ले लें, आपको काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ जो हमने जहन में रखनी है, न्यूरल नेटवर्क्स ना बहुत सारी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी जो हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं ये सबसे फंडामेंटल टाइप है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि ये सबसे पहले बना था। और इनफैक्ट ये जो आर्किटेक्चर हम आपको दिखा रहे हैं ये 1988 का है, ठीक है, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड या फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क या फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। और ये जो सीक्वेंशियल लिखा है ना, इसे आपने अगर इमेजिन करना है ना, आप यूँ समझिए कि एक डब्बा है, उस डब्बे में आपने लेयर्स रख देनी है न्यूरॉन्स की। तो सीक्वेंशियल एक डब्बा है, उसमें आपने पहले एक लेयर रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी, यानी कि अब मैं आपको नाम दे देता हूँ। उसमें आपने सबसे पहले इनपुट, फिर आपने हिडन 1 रखी, हिडन 2 रखी, आउटपुट रखी। अब डब्बे में आपने लेयर्स रख दी, लेकिन आपने जब न्यूरल नेटवर्क देखा तो उसमें तो कनेक्शन लगे हुए थे, लेकिन ये कनेक्शन आपके लिए लगाना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सीक्वेंशियल का जो डब्बा है उसकी ख़ास बात ये है कि जब आप बाद में सिर्फ कोई एक कमांड लिखेंगे ना टेंसर फ्लो की, वो ये कनेक्शन खुद ब खुद बना दें, ठीक है। तो इसलिए हम सीक्वेंशियल के डब्बे में अपनी सारी लेयर्स न्यूरॉन्स की रख देते हैं, और उसके बाद हम कोई एक कमांड चलाते हैं, जो यहाँ हम आपको दिखाएंगे भी। उस कमांड का क्या नाम है, इसको कंपाइल कहते हैं। जब हम कंपाइल की कमांड चलाएंगे तो इन लेयर्स के दरमियान कनेक्शन जो है वो टेंसर फ्लो खुद ब खुद बना देगा। और उसके बाद ये आपने गौर किया होगा, हमने सीक्वेंशियल का नाम मॉडल रखा है, यानी जब ये कंपाइल होगा तो एक्चुअली आपका मॉडल बन चुका होगा, और वो मॉडल सारे काम करेगा। उसी को आप फिट करेंगे, उसी को ट्रेन करेंगे, उसी को उसके बाद आप इवेलुएट करेंगे, और उसी से आप प्रेडिक्शंस लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सीक्वेंशियल वो कंटेनर देता है टेंसर फ्लो हमें, टेंसर फ्लो हमें कंटेनर देता है जिसमें हम अपना न्यूरॉन यानी न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स रख के पैक करते हैं,
और उन्हीं को जब हम कंपाइल करते हैं तो यही सीक्वेंशियल हमारा पूरे का पूरा न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो गुड, ज़बरदस्त। उसके बाद हम अब सीक्वेंशियल के बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया था, अब हमने इसके अंदर लेयर्स रखनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम मॉडल डॉट ऐड में लेयर रख रहे हैं पहली, और उस लेयर का नाम है डेंस। अब डेंस लेयर जो है, मैंने बताया कि न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे कोई कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, कोई रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, और इसका नाम मैंने बताया ये फुली कनेक्टेड या स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क है। टेंसर फ्लो के अंदर अगर आपने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की लेयर लेनी होती है ना, तो उस लेयर का नाम है डेंस। डेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हर न्यूरॉन अपने पिछले सारे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। अगर आपको तस्वीर याद हो न्यूरल नेटवर्क की, तो आपने देखा था कि हर न्यूरॉन पिछली लेयर के सारे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क या डेंस न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो डेंस है, इसको आप यूं समझिए कि ये लेयर वाला डब्बा है। पहले कंटेनर सीक्वेंशियल बड़ा डब्बा था, उसके अंदर लेयर का डब्बा है। अब उस डब्बे में न्यूरॉन्स रखने हैं। कौन से न्यूरॉन रखने हैं डिपेंड करता है। अगर तो हिडन लेयर है तो रीलो न्यूरॉन रखेंगे, अगर आउटपुट लेयर है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम रिग्रेशन का है या क्लासिफिकेशन का है, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली फिर न्यूरॉन रखेंगे। तो मॉडल डॉट ऐड डेंस, यानी आपने सीक्वेंशियल के डब्बे के अंदर डेंस का डब्बा रखा, उसका नाम क्या है? हिडन वन। अब ये हिडन वन जो है ये बता रहा है कि कितने न्यूरॉन्स रखने। हिडन वन अगर हारिस आप ऊपर दिखा सके हमें, तो हाँ इसके ऊपर आएंगे। हिडन वन क्या है? 400। यानी आपने इसके अंदर जो पैक करने हैं पहली डेंस लेयर में, वो 400 न्यूरॉन पैक करने। ठीक है, अच्छा अब पैक कर लिए, फिर आपने बताना है कि ये जो लेयर है इसे इनपुट किस साइज की मिल रही है। हमें पता है वो 784 की मिल रही है, तो हमने इनपुट साइज दे दिया। और आगे एक्टिवेशन, यानी कौन सी टाइप का न्यूरॉन रखना चाहते हैं। मैंने बताया था ना, एक्टिवेशन फंक्शन और न्यूरॉन को हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो हमने बताया कि इस डेंस लेयर में, चूंकि ये हिडन लेयर है, इस डेंस लेयर में हम रीलो न्यूरॉन रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारे सीक्वेंशियल वाले डब्बे के अंदर पहली डेंस लेयर हमने रख के उसमें 400 न्यूरॉन प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक दूसरी लेयर भी थी हिडन, तो अगली कमांड में भी हम क्या करेंगे? मॉडल डॉट ऐड, उसके अंदर डेंस करेंगे। डेंस के अंदर हिडन 2 में हमने 20 रखा था, हिडन 2 लिखेंगे। चूंकि ये भी हिडन लेयर है, तो इसके अंदर न्यूरॉन किस टाइप के होने चाहिए? रीलो। मैंने बताया था ना, जब कुछ पता ना हो हिडन लेयर में क्या रखना है, तो हम रीलो रखते हैं। तो आप इसी तरह आप मॉडल डॉट ऐड डेंस, डेंस में हिडन 2 और एक्टिवेशन फंक्शन रीलो। ये याद रखें, ये सारा कुछ हम वो सीक्वेंशियल वाला जो बड़ा डब्बा था ना उसमें रख रहे हैं। अभी इनके दरमियान कनेक्शन नहीं बने, अभी हम सिर्फ रख रहे हैं। पहले हमने एक लेयर रखी, फिर उसके आगे दूसरी लेयर रखी, तीसरी लेयर हमारी आउटपुट लेयर थी। और आउटपुट हमने बताया था कि आउटपुट लेयर, चूंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपके पास 10 डिफरेंट टाइप के इमेजेस हैं। आपने इमेज देना है, न्यूरल नेटवर्क ने आपको बताना है ये किस टाइप का इमेज है। तो 10 में से कोई एक क्लास आपको जवाब में मिलनी है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है ये मल्टी क्लास है, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 क्लासेस हैं। तो मल्टी क्लास के लिए आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हम बुजुर्गों की एक काउंसिल जो है वो बिठाते हैं आउटपुट पे। वो बुजुर्गों की काउंसिल फैसला करती है कि यार ये गिवन इमेज जो है ये या गिवन प्रॉब्लम जो है किस कैटेगरी में फॉल करेगा। और उस बुजुर्गों की काउंसिल का नाम था सॉफ्ट मैक्स।
तो सॉफ्टमैक्स एक न्यूरॉन नहीं है, सॉफ्टमैक्स एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये आपने हमेशा याद रखना है। रीलू एक न्यूरॉन है, सिग्मॉइड एक न्यूरॉन है, लेकिन सॉफ्टमैक्स ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब इस ग्रुप में कितने बुजुर्ग होंगे? जितनी क्लासेस होंगी। याद है ना, मैंने बताया था कि अगर हमने 3 डिफरेंट क्लासेस है हमारे पास, के हमारे पास इमेज जो है वो कैट है, डॉग है और मंकी है, तो फिर सॉफ्टमैक्स में 3 न्यूरॉन होंगे। अगर हमारे पास 5 क्लासेस हैं तो सॉफ्टमैक्स में 5 न्यूरॉन होंगे। लेकिन चूंकि एमनिस्ट में हमारे पास 10 क्लासेस हैं, 0 से लेके 9 तक के इमेजेस हैं जो 10 डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं, तो इधर हम उस जो काउंसिल है उसके अंदर 10 न्यूरॉन्स लेंगे और इसे हम कहेंगे सॉफ्टमैक्स ग्रुप। ठीक है, तो सॉफ्टमैक्स ग्रुप जो है वो हमने बना के वो भी डेंस लेयर में रख के अपने सीक्वेंशियल वाले डब्बे में डाल दिया। अब ये डब्बा है सीक्वेंशियल, हिडन 1 400 न्यूरॉन, हिडन 2 20 न्यूरॉन, आउटपुट। ठीक है, अब ये हमने पैक कर दिए, इनमें कनेक्शन नहीं बने, अभी हमने सिर्फ रखे हैं। अब हमने जब ये रखे तो उसके बाद काम जो है वो कंपैरेटिवली आसान है, अब सिर्फ कनेक्शन बनाने बाकी। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप सिंपली कॉल करेंगे मॉडल डॉट कंपाइल, और मॉडल डॉट कंपाइल के साथ आपको 2 पैरामीटर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर आप ये देंगे कि आप कि ये न्यूरल नेटवर्क पता कैसे चलाएगा कि ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हम लॉस फंक्शन यूज करते हैं। लॉस फंक्शन क्या करता है कि प्रेडिक्शन और एक्चुअल लेबल के दरमियान डिस्टेंस चेक करता है। अगर प्रेडिक्शन और एक्चुअल लेबल में डिस्टेंस कम है तो लॉस कम होगा, अगर प्रेडिक्टेड लेबल और एक्चुअल लेबल में डिस्टेंस ज्यादा है तो लॉस ज्यादा होगा। और हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं, लॉस को कम करते हैं। और आपको याद होगा कि लॉस को कम करने की एग्जांपल हमने समझाई थी कल पहाड़ी वाली एग्जांपल से, कि एक पर्सन है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और उसने एक एक स्टेप करके ढलान में जाना है। ढलान क्या है, जिधर लॉस कम है, और आपने ढलान में सबसे नीची जगह पहुंचना है, यानी वो जगह जिधर लॉस सबसे कम है, और उसका नाम हमने क्या रखा था, ग्रेडियंट डिसेंट। तो इसका मतलब है कि हमने जब कंपाइल करना है हमने 2 चीजें तो जरूर देनी है। एक तो ये कि हम लॉस मेजर कैसे करेंगे, दूसरा ये कि उस लॉस को कम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें देने के लिए हम यूज करते हैं। कंपाइल में हमने एक लॉस यूज किया, इसका नाम है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। इसका मतलब क्या है, नाम खौफनाक सा है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने बस ये याद रखना है जब भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है ना तो लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होना है, बस बात। ठीक है, जब हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है तो फिर हमारे पास बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा। लेकिन अगर हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है तो हमारे पास जो लॉस फंक्शन है वो हमेशा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मल्टी क्लास में क्लासेस 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है या 1 लाख है, लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ही होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस लॉस को ख़त्म करने के लिए हम पहले अगर वो ऑप्टिमाइज़र पे चले जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम कह रहे हैं कि आपने ये लॉस ख़त्म करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करनी है। आपको लिखा नज़र आ रहा है SGD। GD से क्या बनेगा, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो S जो है वो स्टैंड्स फॉर स्टोकेस्टिक। आप यूं समझे कि ग्रेडियंट डिसेंट की एक टाइप, ठीक है ग्रेडियंट डिसेंट। और इनफैक्ट एक चीज मैं जो अभी आपको बता रहा हूं और ये मैं बार बार बताऊंगा कि जब भी आप कोई ऑप्टिमाइजर के आगे चीज लिखेंगे ना होगी वो ग्रेडियंट डिसेंट ही, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हुए होंगे उसको ज्यादा बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो SGD इज एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट और इसे हम कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ओके,
अब आपने दो चीज़ें दे दी, आपने ये भी बता दिया कि डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे लॉस फंक्शन से, उसके बाद आपने ये भी बता दिया उस लॉस को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। साथ साथ आप ह्यूमन है, आप ये भी देखना चाहते हैं कि यार ट्रेनिंग के दौरान हमने जो एवेल्युएशन मैट्रिक्स पढ़े थे, एक्यूरेसी था, F1 था, प्रिसीजन था, रिकॉल था, अब ये भी देखें कि ये मॉडल सीख के एक्यूरेट कितना हो रहा है, एक्यूरेसी कितनी हमें मिल रही है। तो उसके लिए फिर हम एक मैट्रिक्स की लिस्ट जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है। तो और ये मैट्रिक्स मैंने बताया था एक्स वाला नहीं है, वो आपको याद है ना, आप साइकिट लर्न से भी एक्सपोर्ट करते थे sklearn.matrix, तो ये वही स्पेलिंग है मैट्रिक्स के, और ये एक्यूरेसी भी वही एक्यूरेसी है जो हमने मॉडल एवेल्युएशन में डिस्कस की थी। तो कंपाइल में समरी में देता हूँ, कंपाइल में मिनिमम दो चीज़ें देंगे। मज़े की बात ये कि ये मैट्रिक्स ना भी दें तो ये कंपाइल हो जाएगा, इतराज़ नहीं करेगा, लेकिन वो फिर ज़रा आपको ये नहीं बताएगा कि मैं हर इपॉक में कितना सीख रहा हूँ। वो जब आप मैट्रिक्स दे देते हैं तो ज़रा बंदे को अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट ये कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा, तो इसका फ़ायदा होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंपाइल में दो चीज़ें ज़रूर देनी है, लॉस फंक्शन या डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड, यानी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड लेवल में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कोई तरीका, और साथ ये कि उस लॉस को कम कैसे करना है उसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट, और इसे न्यूरल नेटवर्क की ज़ुबान में हम कहते हैं ऑप्टिमाइज़र। तो ग्रेडियंट डिसेंट भी एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। तो SGD आपने देखा है, हमने लिखा है ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू SGD या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा, जब आप ये कमांड रन करेंगे ना, तो अब वो जो सीक्वेंशियल का डब्बा था ना, उसके अंदर सारी लेयर्स के दरमियान कनेक्शन खुद ही बन जाए, ठीक। और चूंकि हमने लेयर डेंस यूज की है, तो टेंसर फ्लो को पता है कि ये फुली कनेक्टेड या स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट वीक में जब हम एक डिफरेंट टाइप का न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो आप नोट करेंगे फिर हम डेंस नहीं यूज़ करेंगे, ज़्यादा एक और लेयर यूज़ करेंगे, आखिर में फिर हो सकता है डेंस यूज़ कर लें। ठीक है सर। मैं कमेंट्स देख रहा था, एक कन्फ्यूजन बच्चों को हो रही है, वो मैं बता देता हूँ कि मैंने आपको को बताया कि जो पहली हमारी लेयर होगी, पहली लेयर से मुराद है मेरी इनपुट लेयर, वो उसमें कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, जितनी आपकी इमेजेस के जो पिक्सल आपने फ्लैटन किए हैं वो उतने होने चाहिए, उस साइज़ के होने चाहिए, वो थे 784। तो जो हम अभी यहाँ पे मॉडल डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसकी जो पहली लाइन है ना, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने उसको बताया है इनपुट के अंदर जो इनपुट डायमेंशंस हैं वो कितने हैं, इनपुट साइज़ के बराबर वो है 784। इट मीन्स इनपुट लेयर हमारी 784 की है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट हिडन लेयर है उसका साइज़ है 400। फिर हमारी जो उससे अगली लेयर है उसका साइज़ है 20। जो हमारी आउटपुट लेयर है उसका साइज़ है 10। तो 784 से स्टार्ट हुए, फर्स्ट हिडन लेयर आई 400, सेकंड आई 20, आउटपुट पे पहुंचे 10। तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर आपको पता चल गया नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के हिसाब से कि हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं। तो जो बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि सर आप क्योंकि आप पहली लेयर आप रेफ़र कर रहे थे 400 की, तो बच्चे कह रहे थे कि सर मैं आपने तो बताया 784, तो ये 400 कैसे हो रही है। बिल्कुल सही। तो इनपुट लेयर जो है ना, ये बड़ी स्पेशल सी लेयर है। यूजुअली हम इनपुट लेयर को ना काउंट नहीं करते, क्योंकि आप इनपुट नहीं देंगे तो न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करेगा, तो इनपुट तो देनी है आपने। तो हम यूजुअली जो लिटरेचर में भी जब आप देखेंगे तो हम कहते हैं ना कि ये 50 लेयर का न्यूरल नेटवर्क है, या ये 60 लेयर का या 100 लेयर का, तो उसमें इनपुट की लेयर नहीं गिनी जाती, ठीक है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि इनपुट लेयर एक सेपरेट लेयर होती है। इनपुट जाएगी हिडन लेयर में तो आगे फिर काम स्टार्ट होगा और फिर आउटपुट निकलेगी, ठीक है। ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, हम मॉडल के साथ एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं डॉट समरी का। तो ओके, थैंक यू। तो ये क्या करेगा कि जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो आर्किटेक्चर हमने बनाया है उसको वो कंपाइल हो जाएगा और उनके कनेक्शंस इस्टेब्लिश हो जाएंगे, और उसके साथ हमें एक समरी मिल जाएगी कि हमारा जो मॉडल है वो किस किस्म का बना है। मिसाल के तौर पर हमारी जो पहली लेयर है, पहली हिडन लेयर, उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं 400, सेकंड के अंदर हमारे पास 20 हैं, और आउटपुट हमारे पास आ रही है
10। और जैसे कि सर ने बताया कि अभी इनपुट लेयर हमारी हम उसको नॉर्मली काउंट नहीं करते, तो वो यहाँ पे समरी में आपको शो भी नहीं हो रही। अच्छा, अब इसके साथ आपको पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। हाँ, अब ये पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स नहीं है। याद है ना, मैंने फर्क बताया था कि हाइपर पैरामीटर आप डेटा से नहीं सीख सकते, पैरामीटर आप डेटा से सीखते हैं। और पैरामीटर आपको नजर आ रहे हैं 3,14,000। यानी अभी ये एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बनाया है हमने जिसमें 400 न्यूरॉन्स हैं पहली हिडन लेयर में, 20 न्यूरॉन्स हैं दूसरी हिडन लेयर में, और 10 न्यूरॉन्स हैं आउटपुट लेयर में। और इसमें हमारे पास टोटल पैरामीटर जो हैं वो है 3,22,230। यानी 3,22,230 नंबर्स हैं जो अपडेट होंगे तो मॉडल लर्न करेगा। और जब हम ये इपॉक चला चुके होंगे, ट्रेनिंग कर चुके होंगे, तो ये सारे के सारे 3,22,000 नंबर्स अपडेट होंगे और लॉस कम होगा। ठीक है, तो पैरामीटर हमेशा आप अपडेट करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करते हुए और डेटा को देख के उससे सीखते हुए। और यही फ़र्क है हाइपर पैरामीटर और पैरामीटर में। तो ये पैरामीटर आते कहाँ से हैं ये हम ब्रीफली बताएंगे, आपको समझ ना आए तो डोंट वरी, क्योंकि ये बार बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट होना है, एक बार दो बार तीन बार तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हारिस थोड़ा सा हमें आइडिया देगा कि ये नंबर ऑफ पैरामीटर जो पहली लेयर के हैं ये किधर से आए, कि इसका पीछे मैथ क्या है। तो बेसिक सा आइडिया हम देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो जस्ट डोंट वरी। ठीक है, अब मैं आपको आपके सामने ना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हुई हुई है, मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूँ जिस वे से हम अभी लेके चल रहे हैं। हमारी सबसे पहली जो इनपुट लेयर थी, ठीक है, उसमें कितने हमारे पास न्यूरॉन्स थे? 784। तो मैंने लिया 784, हम अगली लेयर को पास कर रहे थे, ठीक है, उस लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स थे? 400। ठीक है, हमने उसको उस 400 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। मैंने बताया कि ये है फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, है ना। तो इसका मतलब है कि ये 784 जो इनपुट्स हैं ये सारी की सारी 400 में से पहले न्यूरॉन के साथ भी जुड़ी है, 400 में से दूसरे न्यूरॉन के साथ भी जुड़ी हैं, 400 में से तीसरे के साथ भी जुड़ी हैं, 100वें के साथ भी जुड़ी हैं, 200वें के साथ भी जुड़ी हैं और 400वें के साथ भी जुड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ये टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस या वेट्स निकालने हैं तो हिडन लेयर जिसमें 400 न्यूरॉन्स हैं, यानी फर्स्ट हिडन लेयर, उसमें से हर न्यूरॉन इन 784 के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 400 न्यूरॉन है हिडन लेयर में, हर न्यूरॉन 784 नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है, 400 ज़रब 784। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की लॉजिक ये है कि फुली कनेक्टेड न्यूरॉन में पहली हिडन लेयर का हर न्यूरॉन इनपुट की हर वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको डेंस न्यूरल नेटवर्क या फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। उसके साथ आगे हमारे पास 400 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 400 क्या है? होता यह है कि जब हमारे पास एक लेयर होती है ना, उसके अंदर हम एक चीज़ ऐड करते हैं जिसको कहते हैं बायस। ठीक है, होता वो बायस किस किस्म के होते हैं कि हर न्यूरॉन्स के साथ, जैसे फर्स्ट हिडन लेयर में 400 न्यूरॉन है तो हर न्यूरॉन के साथ एक एक बायस अटैच्ड होता है। ठीक है, 400 न्यूरॉन्स हैं तो 400 बायस हो गए। ठीक है, वो बायस बेसिकली ये क्या कर रहे थे, उनको वो एक जिसे कहते हैं ना एक रैंडम वैल्यू का इजाफा कर रहे होते हैं आपके न्यूरॉन्स की वैल्यू के अंदर, के आपके जो अगर लेट से सपोज ऐसा हो कि आपके तमाम न्यूरॉन्स की सेम वैल्यू आ जाए, तो वो जो बायस की वैल्यू है वो उस वैल्यू को चेंज करके उस फ्लो को जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में लेके जाती है। इससे मैं हारिस की बात को मज़ीद अपडेट करता हूँ कि उससे फ़ायदा ये होता है कि न्यूरल नेटवर्क को सीखने में आसानी होती है। तो अब हमने जो 400 है वो क्या ऐड किया, वो 22 ऐड किए हैं, वो हमने आपको बताए नहीं थे।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम लोग जान के इस वजह से छोड़ते हैं कि अगर हम स्टार्ट में ये चीज़ आपको बताएंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन होगी, आपका माइंड वहीं पे रह जाएगा और हम आगे चले जाएंगे और आपको जो है ना वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो ये 400 मैंने उसका ऐड किया। अगर आपके पास फर्स्ट हिडन लेयर के अंदर 500 न्यूरॉन्स हैं, 600 न्यूरॉन्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 600 ऐड कर देंगे। तो अब आपके पास जो पैरामीटर्स टोटल आ रहे हैं वो 3,14,000 पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब मैंने साथ एक चीज़ ऐड की हुई है कि चैट जीपीटी आप लोग यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी 4 जो है उसके अंदर 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। हमारा ये जो छोटा सा एक न्यूरल नेटवर्क जो ट्रेन हो रहा है 70,000 इमेजेस के ऊपर टोटल, तो उसके 0.3 मिलियन पैरामीटर्स हैं और ये 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। इट मीन्स कि आप यूँ कह लें कि हमारे 56 लाख से ज़्यादा इस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करेंगे तो तब जाके वो एक मॉडल चैट जीपीटी 4 के बराबर बनता है, उस उतने पैरामीटर्स आपके बनते हैं। तो इस हद तक इसलिए उनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है कि वो बहुत बड़े हैं, और पैरामीटर से अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े बड़े मॉडल्स हैं। तो नॉर्मल सिस्टम्स की तो बस की बात ही नहीं है। और दूसरा अब आपको पता भी चल जाएगा, कोई कहेगा कि पैरामीटर का क्या मतलब है, तो अब आपको पता है कि यार ये पैरामीटर जो हैं ये एक्चुअली हर न्यूरॉन के अंदर जो नंबर हैं जो अपडेट होते हैं, जिनकी वजह से न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्शन सही कर सकता है। तो ये पैरामीटर जितने ज़्यादा होंगे उतना न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा अच्छा सीख सकता है, जितने कम होंगे उतने कम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल कर सकता है। ठीक है जी। अब हमारे पास वो टाइम आया कि जब हम अपने अपने एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है। तो सिंपल हम एक लाइब्रेरी से टाइम इंपोर्ट कर रहे हैं। टाइम का सिर्फ पर्पस ये है कि हमारी जो न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग है उसमें कितना टाइम लग रहा है वो हम नोट कर सकें, और उसका कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम टाइम क्या करें कि स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है और लास्ट में हम जाके उसको माइनस कर देते हैं ताकि हमारे पास टोटल टाइम जो है वो आ जाए। ओके, मेन जो चीज़ है हमारे फोकस की वो ये है कि जो मॉडल हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था अब हमने उसको फिट करना है। फिट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और फिट करते हुए ट्रेनिंग के वक्त हम क्या देते हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ट्रेनिंग के टाइम का इनपुट डाटा और टारगेट वेरिएबल, साथ हमने बैच साइज के ट्रेनिंग के वक्त न्यूरल नेटवर्क को कितने बैच साइज कितना चाहिए, मतलब एक बैच में 100 इमेजेस चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, तो हमने 200 डिफाइन किया हुआ है। इपॉक्स कितनी इपॉक्स के लिए ट्रेन करना है, और हम ये इसको ट्रेन वर्बॉस कर का मतलब ये है कि ये हमें दिखा भी दे ये कर क्या रहा है। तो अगर आप मैं जीरो नहीं कर देखना दूंगा तो चाहते, जीरो कर दूंगा जीरो तो कर दें तो वो कुछ भी नहीं खत्म। बताएगा, बस ट्रेन होके बता देगा मैं ट्रेन हो गया हूँ। लेकिन अगर आप वर्बॉस करेंगे तो वो प्रॉपर आपको बताएगा अब मैंने पहला इपॉक पढ़ लिया है, अब मैंने दूसरा पढ़ लिया, अब मैंने तीसरा कर लिया। तो उससे ज़रा हमें प्रोग्रेस नज़र आती है, तो हमें तसल्ली रहती है यार कोई काम हो रहा है। बिल्कुल। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अब हमारी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ट्रेनिंग के हर इपॉक के साथ साथ हमें लॉस नज़र आ रहा है और एक्यूरेसी नज़र आ रही है। हम 0.54 की एक्यूरेसी से स्टार्ट हुए थे, 54% एक्यूरेसी हमारी फ़र्स्ट इपॉक पे थी और लॉस हमारा 1.6 था। और जैसे जैसे हमारी इपॉक्स बढ़ती जा रही हैं हमारा लॉस जो है वो ड्रॉप हो रहा है और एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जा रही है। हमारी 7th इपॉक के ऊपर जो है वो एक्यूरेसी 91% हो चुकी है, और ये 10th इपॉक हमारी हो गई और ये ट्रेनिंग हो गई। और अब हमारी 10th इपॉक के ऊपर देखें कि जो एक्यूरेसी आई है वो आई है 92% और लॉस हमारा है 0.26। और हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, 1.63 से, और एक्यूरेसी हमारी थी 0.54 फर्स्ट इपॉक पे। तो इपॉक जैसे जैसे बढ़ती गई हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। अब हमारे पास टाइम आता है कि हम मॉडल की टेस्टिंग करेंगे, मॉडल जो है वो हमारा किस तरह की प्रेडिक्शन हमें दे रहा है। तो हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हो ये रहा है कि मॉडल ने जो आपके पास प्रेडिक्शंस दी थी उन प्रेडिक्शन को ले रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है उनको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके साथ हम कर रहे हैं बेसिकली एक्यूरेसी स्कोर हमने मेजर करना था। तो एक्यूरेसी स्कोर के अंदर हम दो चीज़ें देते हैं उस फंक्शन को, कि जो मॉडल ने आपको प्रेडिक्शन दी है वो, और जो आपकी एक्चुअल लेबल्स थे वो, तो उनकी बेसिस के ऊपर वो आपको एक्यूरेसी कैलकुलेट करके देता है। एक्यूरेसी आपके पास हमारे पास यहाँ पे ठीक है टेस्ट हमने किया है वो हमारी
अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वाली एक्यूरेसी और ये वाली एक्यूरेसी में फ़र्क क्यों है। जल्दी से कमेंट्स में मुझे ये बात बताएं कि हमारी जो एक्यूरेसी हमने ऊपर देखी वहाँ पे तो हमारे पास एक्यूरेसी आ रही थी 0.92, लेकिन अब मैंने जब यहाँ पे दोबारा एक्यूरेसी कैलकुलेट किया तो ये 0.90 हो गई है, 90% हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, ये एक्यूरेसी कम क्यों हो गई है? हाँ हाँ बता दो। वो ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी है और ये टेस्टिंग की और बीच जो हमारा लॉस फंक्शन जो रह गया ये एरर ये उसकी वजह से। ठीक है, गॉड। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जवाब भी आ रहे हैं कि वेरी गुड। देखिए टेस्ट डाटा जो है उसकी ख़ास बात ये है कि मॉडल ने ट्रेनिंग के टाइम पे वो टेस्ट डाटा कभी नहीं देखा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वो अनसीन डाटा है जिस पे हमारा मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है, और उस लिहाज से अनसीन डाटा पे प्रेडिक्शन 90% एक बहुत अच्छा स्कोर है। इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जो है वो एक अच्छा मॉडल है, ना ये ओवरफिट है ना ये अंडरफिट है। ये लफ्ज़ हम पहले भी बोलते रहे हैं ना। बिल्कुल बहुत दफ़ा बोलते रहे हैं सर। तो ये ना ओवरफिट हुआ है ना अंडरफिट हुआ है, ठीक है। ओके जी, अब इससे आगे जो हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हम उसको टेस्टिंग के लिए, हमें एक्यूरेसी तो पता चल गई कि हमारी 90% एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन इसको विजुअली भी देखना है। तो विजुअली देखने के लिए अब हमने क्या करना है कि हम रैंडम उसको 15 या 20 इमेजेस दें और वो उन 20 इमेजेस को देखे और उसका लेबल हमें बताए। तो हमारी जो आउटपुट आया उसमें वो इमेज जो हमने इनपुट के तौर पे दी थी और उसका जो प्रिडिक्टेड लेबल है, मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो भी उसके साथ डिस्प्ले हो। तो हमें दो चीज़ें करनी है, हमें तो पहले इमेजेस लेनी है रैंडमली टेस्ट सेट्स में से। दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि हमने उसकी जो प्रिडिक्शन की वैल्यूज़ हैं वो भी लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि 20 में सैंपल के तौर पे इमेजेस ले रहा हूँ, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रेडिक्शन हैं, वो मैंने ली और यहाँ पे मैंने वो कर दिया कि जो 0.5 से ऊपर है उसको 1 कंसिडर कर देना, बाकी जो है उसको 0 कर देना। और यहाँ पे अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो 20 इमेजेस मैंने उसको दी थी उन 20 इमेजेस को डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ। ये ऊपर वाला एक प्लॉट उनको डिस्प्ले कर रहा है और उसके साथ ये जो नीचे वाला है ये क्या कर रहा है, उसी इमेज के साथ उसकी जो प्रेडिक्शन आई थी उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे पास वो इमेजेस आ गई, ठीक है। अब हर इमेज के साथ उसका प्रेडिक्टेड लेबल जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो आ रहा है। और अगर अब हम इमेजेस में से देखें तो मुझे कोई एरर नज़र आया? एक इमेज नज़र आई है 5 वाली, और ये बेचारा मॉडल 5 पे जाके ही फंसता है। ये 5 लिखा भी 6 बिल्कुल की तरह है ऐसे, बिल्कुल 6 की तरह लिखा हुआ है, तो वो मॉडल बेचारे का भी कसूर नहीं है। कसूर नहीं है। तो हमारे पास ये देखें कि उसने प्रेडिक्शन हमारी सिर्फ एक हुई है और जस्टिफाइड है कि हमारी मॉडल की जो एक्यूरेसी है उसके मुताबिक। तो ये जो लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट सेक्शन है, इसमें हुआ क्या है, ये इमेज को देखें आप। इस इमेज में हमने लेट्स से कि एक इनपुट दी 9, तो जो सॉफ्टमैक्स हमने लास्ट क्लास में लगाया हुआ था वो क्या कर रहा था कि तमाम न्यूरॉन्स की उसमें वैल्यूज़ आ रही थी, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ आ रही थी, और उन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को वो देखता है कि कौन से न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी वैल्यू ज़्यादा है सबसे, या उसको यूँ कह लें कि वो 0.5 से ज़्यादा है, वो उसको कन्वर्ट करता है 1 में। तो अब हमारे पास क्योंकि ये डिजिट 9 है तो हमारे पास जो 1 होना चाहिए था, हमने स्टार्ट में 1 हॉट इंकोडिंग की थी, तो ये वही वाला वेक्टर है। अब इसकी आउटपुट के अंदर जो 1 है वो लास्ट वाली प्लेस के अंदर 1 होना चाहिए था, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये 9 मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला कॉलम है उसको 1 किया, वो बाकी तमाम 0 हैं, इट मीन्स के ये 1 है। तो सॉफ्टमैक्स ये काम कर रहा था, आउटपुट लेयर पे हमारा इस तरीके से रिज़ल्ट जनरेट हो रहा होता है। तो ये एक जिसे कहते हैं कि इन डेप्थ न्यूरल नेटवर्क जो है वो आपको हमने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ के बारे में बताएं कि किस किस तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होंगी।
और कुछ चीज़ें जो नो डाउट रह जाती हैं, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आती, मुश्किल लगती हैं, आप इस लेक्चर को दोबारा देखें, दोबारा जो है वो यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी कुछ वीडियोस पड़ी होंगी जिसमें एनिमेशंस के थ्रू भी समझाया होगा, उसको एक्सप्लोर करें। तो 2-3 जगह से जब आप पढ़ेंगे, इसको ख़ुद भी देखेंगे जब, और इसको फिर जब चलाएँगे, ईच एंड एवरी लाइन को आप खुद अंडरस्टैंड करते हुए कि ये कोड क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो आपको ऐसी अच्छी क्लैरिटी आएगी इसकी कि फिर आपको दोबारा, जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को याद करने की, रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपको कॉन्सेप्चुअली जो है वो चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। जी, ये नेमल ने कहा है कि 5 सही हो सकता है हाइपर पैरामीटर चेंज करके। जी बिल्कुल हो सकता है, अगर हम इपॉक थोड़े से ज़्यादा करें तो ये ठीक हो जाएगा। हमने इसकी देखें, हमने उसको डाटा कितनी दफ़ा दिखाया, टोटल 10 दफ़ा दिखाया। अगर हम उसको 15 दफ़ा या 20 दफ़ा दिखा दें या 50 दफ़ा दिखा दें तो वो इतना अच्छा उसको लर्न कर लेगा कि फिर उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे वो गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं वहाँ पे वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, अब मॉडल की तो हमने टेस्टिंग कर ली है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों की टेस्टिंग करें सर। बच्चों की टेस्टिंग का टाइम हो गया। तो अब हम टेस्टिंग के नाम के साथ ही जो क्विज़ है हमारा वो आपके सामने कुछ ही लम्हात के अंदर आ जाएगा, तो रेडी हो जाएं।